बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुनो पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूँ ज़ैर मलिक। जुमे का बाबरकत दिन, उम्मीद करते हैं कि जनाब ये दिन हम सब के लिए खैर, अमन और सुकून का बाइस बने। और मैं हूं नजफ राजा। हम बिल्कुल उम्मीद यही करेंगे कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। आपके लिए नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ साथ एंटरटेनमेंट, इंफरटेनमेंट और हेल्थ टिप्स से सजा हुआ एक भरपूर शो लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ है। आपने प्रोग्राम को आखिर तक देखना है और कोई भी सेगमेंट मिस नहीं करना। अगर आप कोई सेगमेंट मिस कर जाते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, पेजेस को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए क्या आपको अच्छा लगा और क्या मज़ीद देखना चाहते हैं। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और जानते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल। तो नजफ बताइए, मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं, थ्रू ग्राफिक्स समझाते हैं। आइए। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जबकि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। गिलगित की बात करें तो वहां पर दर्जा हरारत कम से कम -1 और ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं, वहां पर दर्जा हरारत कम से कम -4 और ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं जहां मतला अबर आलूद है और सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर पारा कम से कम -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई की गई है। और अब आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में है। फूलों के शहर पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, यानी कि सवात की, वहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम -6 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां ज्यादातर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बागों के शहर लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तस्करा करें, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 3 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर कम से कम पारा 7 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब सुबह बलोचिस्तान का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं, जहां बेशतर अजला में सर्दी के डेरे हैं। खुश जायका फलों के शहर कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -6 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां सर्दी और धूप का हसीन इम्तिजाज देखने में आ रहा है। रोशनियों के शहर कराची में दर्जा हरारत कम से कम 11 और ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 11 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की है।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की। तो फरवरी को मुल्क की सियासत के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। मुल्क में एक बार फिर सिफारती सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और 8 फरवरी को लाहौर में ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन होने जा रहा है, जबकि 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा आगाज हो जाएगा। और इस दौरान 10 फरवरी के बाद तुर्की के सदर तैयब उर्दवान भी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। मगर तहरीक इंसाफ है कि 8 फरवरी से एक बार फिर सड़कों पर आ रही है। मुल्की एहतजाज का ऐलान भी किया जा रहा है। साथ ही इस अज़्म का इजहार भी किया जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान लाहौर में भी बड़ा पावर शो किया जाएगा। ऐसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि 8 फरवरी को भरपूर एहतजाज करेंगे। बानी PTI को हर सूरत रिहा करवाया जाएगा और तमाम रुकावटों को जनाब अबूर करके हम डी चौक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए सरगर्म है। बैकडोर राब्तों का सिलसिला जारी है। साथ ये भी कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि PTI जो है हस्बे रवायत सफारती सरगर्मियों को सैबोटाज करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत तहरीक इंसाफ को खबरदार भी कर रही है एहतजाज ना किया जाए, और अगर इजाज़त के बगैर एहतजाज किया गया और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा साहब। शौकत पराचा साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि माजी में हमने हमेशा देखा कि जब भी मुल्क में कोई अहम सिफारती सरगर्मियाँ हो रही होती हैं तो PTI जनाब सड़कों पर निकल आती है, ऐलान कर देती है। कभी एहतजाज किया जाता है, कभी लॉन्ग मार्च। सिफारती सरगर्मियाँ और एहतजाज महज इत्तेफाक है या ये फिर PTI की कोई ख़ास हिकमत अमली है? थैंक यू सो मच। इंटेंशन तो जो भी हैं ऐसे एहतजाज करने की सफारती सरगर्मियों के वक्त, वो तो खैर PTI खुद बता सकती है, लेकिन चीज़ें महज इत्तफाक नहीं होती। 2014 में चीन के सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान आना था और CPEC के मुआहदों पर दस्तखत होना थी, यानी बुनियाद रखी जानी थी। तो PTI के धरने की वजह से जो डी चौक में था 6 महीने CPEC लेट हुआ और उसके बाद ये एक पैटर्न ही बन गया। 25 मई 2022 को UAE में पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात होना थे। उसी दिन आपको याद है खान साहब ने 25 मई वाला लॉन्ग मार्च लीड किया जी। फिर अभी की अगर बात करें, अक्टूबर में या SCO शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा था। इमेजिन करें 9 मुल्कों के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में, और उस वक्त लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद का घेराव मुहासरा कर लिया गया। फिर बेलारूस के सदर आए, उस वक्त भी कर लिया गया। अभी तो सिर्फ ये नहीं कि चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होने हैं, टर्क सदर भी पाकिस्तान आ रहे हैं 12-13 को। बड़े अरसे के बाद 3 साल हो गए ये दौरा मटीरियलाइज कराने में वो आ रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे वजीर आज़म ने UAE में जाना है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट्स वहाँ पर हो रही है। उसके बाद इन्होंने जाना है सेंट्रल एशिया, अजरबैजान। तो कम अज कम ये सारी चीजें महज इत्तफाक से नहीं हो सकती। ये वेल चार्ट आउट स्ट्रेटजी लगती है, वेल चार्ट आउट प्लानिंग लगती है कि जब भी कोई ऐसा मौका हो। मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है, बहुत लोग नहीं जानते इस मुल्क में, जब बेलारूस के सदर लुकाशेंको यहाँ आए थे तो उनके इब्तदाई काफिला जो गाड़ियों का आया उसको पत्थर मारे गए। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए वो सारा उनका सामान भी, उनका जो लोग थे, सबको हेलीकॉप्टर्स के जरिए शिफ्ट किया गया। यानी बजाय इसके कि हम पाकिस्तान की शाराएं दिखाएं, पाकिस्तान के मनाजर दिखाएं उनको, हम गाड़ियों को गुजरने की भी इजाजत नहीं देते। तो दिस इज ऑल वेल आउट स्ट्रेटजी कि सिर्फ बताया जाए कि हम हैं इस मुल्क में। सही। शौकत साहब, PTI जो है बाजिद नजर आ रही है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में वाजे भी कर दिया है कि 8 फरवरी को कुछ भी हो जाए एहतजाज जरूर होगा। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं कि PTI का ये एहतजाज माजी से कितना मुख्तलिफ हो सकता है? देखें, इन नॉर्मल सिचुएशन, जब नॉर्मल जहाँ हालात हों वहाँ पर मसला नहीं होता है एहतजाज का, जितने मर्जी एहतजाज, बल्कि वो मजाक भी बन गया। वज़ीर आज़म ने जो अपनी तकरीर में कहा था, कुछ जापानी फैक्ट्री के करीब गुजर रहे थे जापान में, तो ऊ ऊ ऊ की आवाज़ें आई तो उन्होंने पूछा कि जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा एहतजाज कर रहे हैं। और मैं भी आपको बता दूं, मैं खुद एक बार टोक्यो में हम गुजर रहे थे तो सड़क के बिल्कुल किनारे बहुत सारे लोग प्लेकार्ड्स उठा के जा रहे थे
हमें नहीं पता जापानीज में क्या लिखा हुआ था, तो मैंने यकीन माने मैंने अपने एस्कॉर्ट से पूछा, मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी ये अपोजिशन की सियासी जमात है जो प्रोटेस्ट कर रही है आज। बट मजाल है वो जो पेडेस्ट्रियन ट्रैक था उससे एक आदमी भी मेन सड़क की तरफ आया हो। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं। 9 मई का वाकया, अभी तक नवंबर वाले वाकयात, अक्टूबर वाले वाकयात के संगजानी में बैठना था। खान साहब ने खुद भी कह दिया था संगजानी में बैठे, कौन उनको यहाँ डी चौक में लेके आया? जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी वजह से डर लगता है कि 8 फरवरी बजायर अगर स्वाबी में जलसा है और डे लॉन्ग स्वाबी में ही तकरीरें करके ये डिस्पर्स हो जाते हैं और बाकी मुल्क में कहीं पे डिसरप्शन क्रिएट नहीं करते, तो फिर तो यकीनन वो आइन भी इजाजत देता है, कानून भी इजाजत देता है, रवायात भी इजाजत देती हैं, जमहूरियत की भी यही रूह है, पार्लिमानी सिस्टम की भी यही रूह है। लेकिन अगर इस पर्सपेक्टिव में बैठकर फिर लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी जाए, शाहराहें बंद कर दी जाए, हाईवेज बंद कर दिए जाएं, तो वो तो फिर कोई सिविलाइज्ड मुआशरा उसकी तो इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, कोई मुहसिब मुआशरा इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता। सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। शौकत साहब, ज़रा ये भी बताइएगा कि बज़ाहिर तो हुकूमत की जानिब से ये बयानात दिए जा रहे हैं कि जनाब आप जितना मर्जी एहतजाज करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको पता है कि पसे पर्दा कोशिशें जारी हैं कि किसी न किसी तरीके से PTI का एहतजाज रुकवा लिया जाए। क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस मकसद में कामयाब हो सकेगी? देखें, जो पसा पर्दे राब्ते होते हैं, मैं तो इनको वेलकम करता हूँ। मेरे लिए ये कोई नेगेटिव कोनोटेशन नहीं है कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव एक्सचेंज होना चाहिए और मसलसल होना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि मल्टीपल प्रॉन्ग पे हुकूमत जाकर बात करे, कन्विंस करे। अगर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 50 बार भी कांटेक्ट करना पड़े तो करें। अभी यहाँ सूरत हाल ये है कि पसे पर्दा को वाकई हम पसे पर्दा ही समझते हैं कि पसे पर्दा जो है वो राब्ते हैं, यानी जिनको करना चाहिए वो बयानात ऐसे सख्त और प्रोवोकेटिव बयानात आते हैं जिससे बोथ साइड से, PTI से भी, हुकूमत से भी। लेकिन इस पसे पर्दा बातचीत के तनाजुर में अब PTI तो और स्ट्रेटेजी बना रही है, वो तो दीगर सियासी जमातों का एक ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ रही है। आपको याद है अभी 4 दिन पहले असद कैसर साहब की रिहाइशगाह पर मौलाना फजलुर रहमान भी आए थे, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आए थे। गुज़श्ता रात प्राइम मिनिस्टर मौलाना फजलुर रहमान के पास चले गए। तो नौ बजाय इसके कि कोई जो क्लीवेज है, वो गैप, वो ब्रिज हो, लोगों को, दूसरी सियासी जमातों को अपने अपने साइड पे विन किया जा रहा है या विन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो वाइडनिंग ऑफ क्लीवेज हो रही है, ये कोई जो गैप है, जो खलीज है, वो बंद नहीं हो रही सियासी के। पार्लिमान है, आप पार्लिमान में बैठ के सारी बात करें, प्लेटफॉर्म पार्लिमान का है, वहाँ मसाइल डिस्कस करें, हाईलाइट करें, पब्लिक इश्यूज सामने आए। यहाँ पर तो अगर 2-4 जमातें इंडिपेंडेंट पोस्टर रख रही हैं तो उनको भी एक साइड अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही कर रही है। शौकत साहब, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि पार्लिमान में बैठ बने हुए हैं। आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि पार्लिमान में बैठ के ये चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, आपका एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, पर्सपेक्टिव एक्सचेंज होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की कोशिश की जा रही है और हर पार्टी कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अच्छी अलायंस क्रिएट करके एक मुअम्मा क्रिएट किया जाए। मगर गुज़िश्ता, मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगी, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँचे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। और वज़ीर आज़म की मौलाना से मुलाकात का आपको क्या लगता है मकसद क्या है? क्या कौन से पर्सपेक्टिव एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पर? नहीं, ये जो कांटेक्ट है या कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, पहली बात तो ये है कि ये 8 फरवरी अब साल हो गया, क्योंकि आज हम 7 फरवरी में बैठे हैं, कल 8 फरवरी है जी। तो जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो उस वक्त हुकूमत ने जाकर मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते किए या मुलाकात की। पहले टेलीफोन पे तो राब्ते मुझे मालूम है कि पिछले साल 9 फरवरी को जब मौलाना साहब इलेक्शन जीत के डेरा इस्माइल खान से
घर से निकल रहे थे, इलेक्शन तो वो पेशीन से जीते थे, तो उस वक्त भी उनको अप्रोच करने की कोशिश की। खुद मियां शहबाज शरीफ ने 9 या 10 फरवरी को कॉल किया था, दैट आई नो। लेकिन बाद में फिर राब्ते टूट गए। फिर जब 26वीं तरमीम आई तो फिर आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान मिलने गए, फिर मोहसिन नकवी साहब गए, फैसल वाडा गए, फिर पीटीआई वाले तो बाकायदा वहां पर चक्कर लगाते रहे और 26वीं आईनी तरमीम में बकौल उनके कुछ अपने पॉइंट्स भी उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में इंसर्ट करवा लिए मौलाना साहब के थ्रू। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट सारा ही सियासी है। सियासतदान जब बैठते हैं तो वो थोड़ी वेदर की बात करते हैं, वो सियासत की बात करते हैं। लेकिन एक ग्रैंड अलायंस को रोकने के लिए अगर एक अपोजिशन जमात ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है तो हुकूमत यकीनन यही कोशिश करेगी कि किसी तरह ये ग्रैंड अलायंस ना बने, ग्रैंड अलायंस सड़कों पे ना आए, ग्रैंड अलायंस इतनी डिसरप्शन पैदा ना करे कि मामूलात जिंदगी उससे डिस्टर्ब रहें। तो कोशिश हो रही है दोनों तरफ से। अच्छा शौकत साहब, जरा ये भी बता दें, दोनों तरफ से कोशिश तो हो रही है और फिर मौलाना जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं, तो मौलाना जो है अपनी हिमायत किसके पलड़े में डालेंगे, हुकूमत के या अपोजिशन के? जरा इस पर कमेंट कर दीजिएगा, क्या लगता है आपको? क्या जरूरत है मौलाना साहब को? अगर उनका घर सियासत का घंटा घर बना हुआ है कि पीटीआई भी उनसे मिलने आती है, शायद खाकान अब्बासी साहब भी उनसे मिलते हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह, इधर से सदर आसिफ जरदारी भी मिलते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मिलते हैं, इधर से जनाब मियां शहबाज शरीफ भी चले जाते हैं। तो मुझे आप बताएं, ये ज्यादा लुक्रेटिव है या कि मियां मौलाना साहब एक साइड पे जाकर बैठ जाएं? देखें, मौलाना का पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर है। मौलाना यकीनन समझते हैं कि मुल्क में धांधली हुई है और पीटीआई भी समझती है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई थी। लेकिन ये दोनों का पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है। पीटीआई समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारा मैंडेट था हमें मिला, बाकी मुल्क में डिनाई किया गया। मौलाना साहब समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई जिसकी वजह से उनका मैंडेट चुराया गया। जरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पंजाब में मौलाना साहब का नहीं है बेस, पंजाब में वो नहीं जीता करते, सिमिलरली वो सिंध में नहीं जीता करते। उन मौलाना साहब की पावर बेस प्योरली खैबर पख्तूनख्वा में है और इवन उनका जो घर है डेरा इस्माइल खान, वहाँ अली अमीन खान और मौलाना का तो बराह रास्त मुकाबला है। एक ही हल्का है, वो NA45 हो NA44 हो, वहीं से दोनों इलेक्ट होते हैं। तो इसलिए धांधली पे तो बात दोनों करते हैं, लेकिन हर पार्टी का यानी पीटीआई का मौलाना का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। हाँ, ये अलबत्ता अच्छी बात हुई है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो नाजेबा कलमात कहे जाते थे एक दूसरे के खिलाफ, कम से कम इस आने जाने से वो नाजेबा टाइटल से अवॉइड किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा ही खुश आइंद है कि कम से कम आने जाने से और राब्ते बढ़ाने से ये जो इस तरह की बयानबाजी थी, ये जो शोला बयानी जिसे हम ज़्यादा कहेंगे, उसका सिलसिला थम गया, सीज फायर हो गया। बहुत शुक्रिया शौकत वराचा साहब, आपके कीमती वक्त का आप अपना तज्जिया दे रहे थे और आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि मौलाना को तो सूटेबल यही है कि जनाब हुकूमत भी उनके दर पर हाजिरी देती रहे, ऑपोजिशन भी उनके पास आती रहे, सारे उनसे मुशावरत करते रहे और इस वक्त उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। हम पहले भी देखते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला था, मंजूर करवानी थी तो जनाब ऑपोजिशन भी उनके घर चक्कर लगा रही थी, खाने खाए जा रहे थे, हुकूमत भी, और अब एक बार फिर से उसी तरह का मामला दरपेश है। और कल हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा के हमरा उनके घर गए। तो अब देखना ये है कि मौलाना इससे पहले जो ऐलान कर चुके थे कि जनाब ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को पिछले साल हुए वो धांधली ज़दा थे, री इलेक्शन मुल्क में करवाए जाए, उस मुतालबे पर कितना कायम रह पाते हैं। तो इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हुए ये बताएं कि जनाब वतन अजीज़ दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है और इसकी 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद पाकिस्तान को संगीन मौशी और तालीमी चैलेंजेस का सामना है। रोज़गार के मौके महदूद होते जा रहे हैं, गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है और तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आला तालीम तक सिर्फ 10% नौजवानों को रसाई हासिल है और ऐसी सूरत हाल में अल खिदमत फाउंडेशन ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मुल्की मईशत को मजबूत बनाने का बेड़ा उठाया है और बनो काबिल के नाम से इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया है।
बनो काबिल प्रोग्राम है क्या और ये प्रोग्राम किस तरह तालीमी और माशी मैदान में मददगार साबित हो रहा है, इसी पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल सैयद वकास जाफरी साहब। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, अल खिदमत फाउंडेशन को जो ज़रूरत महसूस हुई, ख्याल कैसे आया कि उन्होंने बनो काबिल एक प्रोग्राम स्टार्ट करना है, और सेकेंडली इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो सुनो पाकिस्तान का कि आपने आज सुबह के इस मॉर्निंग शो में मुझे दावत दी। जैसा कि आपको पता है कि अल खिदमत फाउंडेशन 7-8 शुबों में काम कर रहा है, जिसमें आफात से बचाव से लेकर सेहत शामिल है, यतीम बच्चों की किफ़ालत से लेकर पानी के मंसूबे हैं। लेकिन हम महसूस करते हैं, जिस तरह आपने अभी इंट्रो में बताया कि इस वक्त पाकिस्तान नौजवानों की आबादी के लिहाज से दुनिया में सर फहरिस्त है। 6 करोड़ 25 लाख इस वक्त तादाद है उन नौजवानों की जो 15 से 24 साल की उम्र की, और इन्हीं में बेरोज़गारी की शरह सबसे ज़्यादा है। यानी इस वक्त इनमें बेरोज़गारी की शरह, ये जो 23 और 24 का जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, 11.1%। पिछले 10 साल में बेरोज़गारी पाकिस्तान में 1.5% से 10% तक पहुंच गई। यानी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास कि जहाँ एक तरफ नौजवान हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी आबादी का गालिब हिस्सा नौजवानों पर है, वहाँ वही नौजवान वो हैं तालीम और सेहत की सहूलियत के अतबार से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो सबसे कम बजट खर्च करते हैं। बिल्कुल। अब एक मामला ये कि सारा बोझ हम हुकूमत पर डाल दे, बिल्कुल ये बात ठीक है कि रियासत और हुकूमत इस बात की जिम्मेदार है कि वो पॉलिसियाँ बनाए, तरजीहात कायम करे और इनके लिए इम्कानात पैदा करे। लेकिन जाहिर बात है हम वो सब जो पाकिस्तानी जो इस मुल्क में रहते हैं, हम भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। इसलिए अल खिदमत फाउंडेशन ने तय किया कि एक हमारे मुस्तकिल प्रोग्राम है, मतलब हम ज़हीन और बासलीद बच्चों को स्कूल से पिक कर रहे हैं और उनको हायर एजुकेशन तक लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे पास 6 करोड़ 25 लाख नौजवान हैं कि जो 15 से 24 साल की उम्र के हैं, अच्छा इनके पास डिग्रियाँ भी मौजूद हैं, जॉब मार्केट को जॉब नहीं है, तो इसलिए हमने फिर ये तय किया और कराची से इसका आगाज़ किया। और सोच ये थी कि हम कम से कम वक्त के अंदर अपने नौजवानों को इस काबिल बना सकें कि वो अपनी फैमिलीज़ के लिए भी सपोर्ट बन सकें और पाकिस्तान की इकॉनमी में हिस्सा डाल सकें। अच्छा वकास साहब, ज़रा ये बता दीजिएगा कि हमने शहर में बिल बोर्ड्स भी देखे हैं लगे हुए बनो काबिल प्रोग्राम के, ये बताएं कि अगर कोई रब्ता करना चाहता है नौजवान, किस तरह से वो रजिस्टर्ड हो सकता है आपके साथ? कितने सेंटर्स है, अगर लाहौर की बात कर ली जाए, कितने सेंटर्स ऑपरेट हो रहे हैं, कितनी शिफ्ट्स में, और इस कोर्स का दुरानिया कितना है, फीस कितनी है? इस वक्त एक तो पहली बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, जबरदस्त। ये 50,000 से लेकर 1 लाख तक के कोर्सेज हैं जो 3 से 4 महीने के दौरानिए के हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेहतरीन। और बेहतरीन लैब्स में बेहतरीन असातिज़ा के जरिए की जा रहे हैं। हमने इसको 28 से शुरू किया है। 28 कोर्सेज हमने किए हैं, जिसमें फ्री लांसिंग से लेकर जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग तक है, जिसके अंदर ई कॉमर्स भी है। और अभी मैं ये कहूँगा कि अब चूँकि इस वक्त AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त जो है कि ज़िंदगी के सारे शुबों में आ चुकी है, उसकी इब्तदाई चीज़ें भी हम इसके अंदर शामिल कर ली हैं। तो इस वक्त हम आप अभी जो है कि हम सिर्फ दावा नहीं कर रहे, लाहौर में 1000 तलबा और तालिबात को हम पास आउट कर चुके हैं। क्या बात है। पहला फेज हमारा पिछले साल या हुआ फर्स्ट बैच कहा जाए तो वो आप लोग बिल्कुल। तो निकाल अभी चुके अभी हैं। पिछले महीने जो है कि इनकी हमने जो है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी की है, और इंशाल्लाह 16 तारीख को, आज क्या है, आज 7 तारीख, तो 16 तारीख को इंशाल्लाह हज़ारों तलबा और तालिबात लाहौर के में एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। मैं इसी हवाले से बात करना चाह रही थी कि आपने बता दिया फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की तवज्जो आपकी तरफ होगी, जाहिर बात है हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कोर्सेज के हवाले से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का? कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई एप्टीट्यूड क्राइटेरिया टेस्ट। नहीं। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि हमारे IT माहिरीन ने बनाया है, हमने उनकी बेसिक नो हाउ देखनी है कंप्यूटर्स के हवाले से। हमने इसमें, आप हैरान होंगे कि आप शायद तस्वीरें देखी हो तो इसमें 60 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं, और इसमें जो है कि 16 साल के 15 साल के बच्चे और बच्चियाँ भी शामिल हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त 200 ममालिक में फ्री लांसिंग के अतबार से पाकिस्तान इस वक्त चौथे नंबर पर। हमारी फ्री लांसिंग की जो पोटेंशियल है वो $500 मिलियन का है। यानी इसका मतलब है कि हमारे वो नौजवान तलबा और तालिबात घर बैठकर अगर उनके पास स्किल हो और हम उनको कंप्यूटर दे दें, यानी हम अगले मरले पर बनो काबिल के पास आउट होने वाले बच्चों को हम ये चाहेंगे कि हम उनको जो है कि प्लेसमेंट भी करें। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से ये जो बच्चे पास आउट हुए हैं, आपने बताया पहला बड़ी ज़बरदस्त बात है सर, कितने ज़्यादा चांसेस हैं, कितने % चांसेस हैं कि इन्हें फौरी तौर पर जो है ये कोई जॉब हासिल कर लेंगे, या खुद से जो है ये फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाना शुरू कर देंगे? इसमें दोनों इम्कान आते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कराची में इस वक्त हम 50,000 तलबा और तालिबात को पास आउट कर चुके हैं।
यानी जबरदस्त, कराची के बहुत अंदर बड़ी ये हमारा तादाद है। ये हमारी सक्सेस स्टोरी जो वहाँ से चली है, और इस वक्त कराची में इस वक्त आप समझे टाउन लेवल के ऊपर हमारे ये टेस्ट हो रहे हैं। क्या बात और इस है। वक्त हमारे इसमें एनालिटिकल अप्रोच, इस तरह की चीजें देखी हर जाती चीज़ हैं। में बिल्कुल बिल्कुल जो ये ओके, चीज़ है, तो सही। इसका मतलब ये कि हमने यानी गोया कि ये जो हमने इसके अंदर इस में पूरी स्टडी की है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरफ हम इसको इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है कि हम ये कहते हैं घर बैठ कर भी देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि भाई उनको अगर और कुछ नहीं तो हम एक कंप्यूटर ले दें जिसके अंदर वो बिल्कुल घर बैठ सही। के मतलब डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, ई मार्केटिंग है, ये वो सारी की सारी कोई फर्म नहीं रखती तो उन्हें वो जरूरत ही ना पड़े, वो खुद से जनाब तो कमा गोया अच्छा इसी तरीके से हम इन कोर्सेज को साथ साथ जो हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उनसे भी जो है कि हम इसकी जो है कि इक्विवेलेंस ले रहे हैं कि ताकि इस जॉब मार्केट के अंदर भी उन तलबा और तालिबात को जो है कि मिल सके। तो गोया ये सारे के सारे इम्कानात इंशाल्लाह हमारे सामने। ठीक है, आखिर में हमें ये भी बता दीजिए वकास साहब कि ये आप लोग दावा करते हैं कि बनो काबिल ये जो प्रोग्राम है गेम चेंजर है सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, एज अ टैग लाइन बताइए किस तरह? देखिए यानी अभी आपने ये देखा कि ये जो कश्तियों का हादसा हुआ है, अच्छा अभी आपको Very खुद sad. आदादो शुमार बता रहे हैं कि 10 लाख पढ़े लिखे नौजवान मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन मसला ये कि कितने लोग बाहर चले जाएंगे। ये हम गेम चेंजर की बात कर रहे हैं ना, भाई हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, बहुत खूब। तो ये कैसे उठा कर ले जाएंगे हम इनको? इसका मतलब है आपको इन नौजवान अजहान को अपने मुआशरे पर एतमाद पैदा करवाना होगा। देखिए ये मेरी, मीडिया की, हुकूमत की और ज़िम्मेदार इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन नौजवानों के जो 6 करोड़ हैं हम उन्हें कहें कि नहीं, ये पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान आपकी केयर करता है, आपके मुतालिक सोचता है। तो गेम चेंजर हम इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले जब आप उन नौजवानों को जो फ्रस्ट्रेट हैं इस वक्त, जी। यानी जो इस वक्त या गैर कानूनी तरीकों से जा रहे हैं या जिनके पास टैलेंट है वो वैसे जा सर, रहे हैं, हुकूमत पे भी बड़ी जिम्मेदारी जिम्मेदारी और बनती फैसला है। साजों पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि ब्रेन ड्रेन को रोका जाए। जनाब सब तो बाहर इसलिए नहीं जा गेम सकते, चेंजर है। अलखिदमत तो अपने जबरदस्त, हिस्से की शमा जला ही रही है। आप भी जो जिस किस्म की उन्हें मुआवनत चाहिए आप भी अलखिदमत को फराहम करें। हम तो हुकूमत से यही अपील करेंगे अपने बिल्कुल। प्लेटफॉर्म से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़बरदस्त Thank आप you काम so कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। तो नाजरीन हुकूमत से इल्तिजा है आखिर में हमारी यही कि जनाब सपोर्ट करें इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि काम कर रही हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए, उन्हें रोज़गार दिलवाने के लिए, उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए, और उसके लिए वो अपनी भरपूर तवानाइयाँ जनाब सर्व कर रही है। तो बहुत अच्छा काम है। इसी के साथ वक्त हो गया प्रोग्राम में ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बच्चों के ज़हनी नशोनुमा के हवाले से। नाज़रीन, हर बच्चे की शख्सियत मुख्तलिफ होती है। कुछ बच्चे जो हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों के साथ खुल के ईजीली बात कर लेते हैं, मिलना जुलना उन्हें पसंद भी होता है और लोगों से मिलना आसान भी उनको लगता है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके लिए मिलना जुलना भी बहुत मुश्किल है, लोगों का इंटरेक्ट करना, उनसे बातचीत करना बेइंतहा मुश्किल होता है और उन्हें ऐसा लगता है ये कोई बहुत बड़ा मुअम्मा होगा किसी से मिलना। जी हाँ, और दूसरी तरफ अक्सर वालिदैन ये समझने में गलती कर बैठते हैं कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा नहीं बोलता या ज़्यादा मेल जोल नहीं रख पाता तो वो खुद एतमादी की कमी का शिकार है। हालांकि हकीकत इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बच्चों में बुनियादी फ़र्क होता क्या है? क्या इंट्रोवर्ट बच्चों को भी एतमाद देने के लिए कोई ख़ास हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है? और वालिदैन को अपने खामोश मिजाज और कम गो बच्चों के साथ किस तरह का रवैया रखना चाहिए, किस तरह बर्ताव करना चाहिए? इन्हीं सवालात के जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर अफाफ मंजूर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। Thank you very सबसे much पहले तो हमें ये बता दें कि ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इनमें बच्चों में बुनियादी फ़र्क क्या होता है और क्या ये किसी नफ्सियाती मसले की भी निशानदेही कर रहा होता है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। और आज का टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एक जंग हमारे घरों में चली रहती है और मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि जो बच्चे हमारे इंट्रोवर्ट हैं, जैसे अभी आपने कहा कि कोई नफ्सियाती मसला है, ये बिल्कुल कोई नफ्सियाती मसला नहीं है, लेकिन हम नफ्सियाती बना देते हैं। अच्छा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो बच्चा मेल जोल करता है, सोशलाइज करता है, वो कॉन्फिडेंट है। हमने कॉन्फिडेंस को रिलेट कर दिया है सोशलाइजेशन के साथ, और जिसको आप कहते हैं ना फ़ौरन से जवाब देना, पटक के जवाब देना और किसी के सामने भी खड़े हो जाना। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अक्सर वालिदैन जब आप देखते हैं कि बच्चों को कहेंगे कोई गेस्ट आ गया, चलो भाई पोइम सुनाओ। अच्छा, बच्चे बड़े मज़े मज़े से पोइम सुना देते हैं। अच्छा, कोई एक आधा बीच में है वो नहीं सुनाएगा, ठीक है, वो शाय फील कर रहा होगा, या फिर वो उसको लगेगा कि मेरी यहाँ पे नहीं है, मैं ये नहीं सुना सकता, मेरी इतनी पोजीशन नहीं है, या मैं इस काबिल नहीं कि मैं सुना सकता। लेकिन पेरेंट्स उसको बार बार कहेंगे। अच्छा, फिर पेरेंट्स कंपैरिजन में आ जाते हैं कि वो देखो उनका बच्चा तो सुना रहा था, तुम नहीं सुना रहे थे। और फिर बाज़ औक़ात हम इसके लिए बहुत कॉमन एक वर्ड यूज़ करते हैं, शायनेस, कि बच्चा हमारा शाय है बहुत ज़्यादा। अच्छा, शायनेस जो है वो एक इमोशन है, एक फीलिंग है,
ठीक है। अब शाय आप देखें, शाय इंसान कई तरह की सिचुएशंस में होता है, ठीक है, नजफ गेटिंग मी। शायनेस एक फीलिंग है, सो हमने उसको रिलेट कर दिया है कि जो भी बच्चे इंट्रोवर्ट उसके साथ होते हैं, नेचर के साथ होते हैं, वो शायद शाय होते हैं। शायनेस किसी भी इंसान के अंदर आ सकती है, एक्सट्रोवर्ट के अंदर भी हो सकती है, इंट्रोवर्ट में, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो एक तो ये कि आप उसको शायनेस के साथ रिलेट ना करें, आप उसकी वजह जानने की कोशिश करें। दूसरी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ ज़ैर, कि वालिदैन अगर इस चीज़ को समझ लें कि हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, तो उसकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना आसान है। यहीं पे ये सवाल ठीक है? पैदा होता है कि वालिदैन इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करें, बच्चे को कैसे समझें कि ये मेरा बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, ये मेरा बच्चा इंट्रोवर्ट है, लेकिन ये दोनों काबिल हैं। बिल्कुल, ये जो आपने बात की कि दोनों काबिल हैं, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि एक्सट्रोवर्ट होना कामयाबी की निशानी है, तो ऐसा नहीं है। या आप ये समझें कि आपकी ट्रेट, पर्सनालिटी ट्रेट इंट्रोवर्ट है, तो आप कामयाब इंसान नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आप प्रेजेंट उठा के देख लीजिए, आपको बहुत सारी ऐसी शख्सियात जो है ना वो इंट्रोवर्ट मिलेंगी। और अगर मैं आप लिस्ट डाउन करना शुरू करूँ इंटरनेशनल, तो यानी इंट्रोवर्ट जो होते हैं ये ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती हैं। देखें, अगर आप इंट्रोवर्ट अल्लाह ताला ने आपकी पर्सनालिटीज़ ना बनाई होती तो आपके पास बहुत अच्छे शायर ना होते, आपके पास बहुत अच्छे राइटर्स ना होते, आपके पास बहुत अच्छे पेंटर्स, आर्टिस्ट्स ना होते, आप लोग ना होते। वो लगता है कि ये अगर कम गो है ना, तो इन्होंने जो अपने अल्फाज हैं और अपना जो टैलेंट है, जो फन है ना, वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए बचा के रखा हुआ है। पाकिस्तान के पास अहमद फराज ना होता, आपके पाकिस्तान के पास इशफाक अहमद ना होते, कुदसिया बानो जैसी शख्सियत देख लीजिए। इतनी बड़ी शख्सियत के आपने नाम लिए हैं, कोई कलाम भी अगर उनका सुनाना चाहे तो आप सुना सकते हैं थोड़ा। फैज, ठीक है, ये तमाम वो शख्सियात हैं जो कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज के साथ है। इसी तरह से अगर आपके जहन में ये ख्याल आता है कि बीइंग अ लीडर, जिसको आप कहते हैं ना हमारे बच्चे के अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है, ये एक्सट्रोवर्ट नहीं है, बहुत इंट्रोवर्ट है, शायद ये लीड नहीं कर सकता। नो, बिल गेट इज अ लीडर विद इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। बिल गेट्स, ओबामा, बाराक ओबामा। इसी तरह से फिर आप देख लीजिए, आपकी ये जो IT की फील्ड में है, मार्क ज़करबर्ग, ये बिल्कुल जो है वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है। उज़ैर देख लीजिए, उज़ैर इज इंट्रोवर्ट। डॉक्टर अफाफ ना मिलती हैं आपको अगर इंट्रोवर्ट्स ना होते, ठीक है। सो इट्स अब बैलेंस अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, एक बैलेंस रखा हुआ है, मुख्तलिफ तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वालिदैन इस चीज़ को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें कि अगर उनका बच्चा मेल जोल नहीं करता, उनका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता, आप झट से कहते हैं पोइम सुनाओ, वो पोइम नहीं सुनाता, आप कहते हैं वो फ्रंट पे जाके लीड करे, वो नहीं मिलता। जी कहते हैं हमारे घर मेहमान आते हैं, हर बच्चे के लिए लाजिम है जाके सलाम करना है, ठीक है, ठीक है, आप बच्चों को सिखाएं थोड़ा सा, लेकिन उसे ये ना कहें कि तुमने यहाँ पे प्रेशराइज मत करें कि बैठना है और उसके बाद सारा दिन बच्चे का जो है ना वो खराब गुजरे। इस तरह से हो सकता है कि एक बच्चा आपके रिश्तेदार का, आपके फ्रेंड का, वो आके पोइम सुना रहा हो, लेकिन आपका बच्चा अंदर बैठा पोइम लिख रहा हो, ठीक है, तो आप उसकी उस चीज को अप्रिशिएट कीजिए। तो जब आप बच्चे को ट्रस्ट देंगे तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा। सो अब बच्चे के अंदर आपने वो जो क्रिएटिव स्किल्स अल्लाह ताला ने उसको बीइंग इंट्रोवर्ट दी हुई हैं, उसको पॉलिश करने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको फोर्स मत करें कि वो अपनी फितरत के खिलाफ कंपैरिजन में डाल के हम खराब कर देते हैं और यहाँ से साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू होते हैं। कंपैरिजन भी है और दूसरा उज़ैर, बाज़ पेरेंट्स ऑलवेज वांट टू सी द बेस्ट एंड परफेक्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स इन देयर किड्स। मतलब वो बहुत सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स जो उनके अपने अंदर नहीं होती हैं, अपनी खामियां भी जो है ना वो चाहते हैं कि डॉक्टर नहीं बने पर बच्चा डॉक्टर बनाना है और उसको इम्पोज करना है, एम्फसाइज करना है कि आप डॉक्टर ही बनेंगे। अभी रिसेंट एक एग्जांपल दूं, मेरे पास एक आउट ऑफ कंट्री एक मैं भी बच्चे के साथ थेरेपी सेशंस ले रही हूँ। अब उसके पेरेंट्स का जब मेरे पास शिकायत आई तो यू वुडंट बिलीव उज़ैर कि मैंने उनसे कहा कि आपने अपने बच्चे की क्वालिटीज़ और अपने बच्चे के जो आपके इश्यूज हैं वो आपने मेरे साथ शेयर करने हैं। इतनी लंबी लिस्ट, लिटरली कोई 20 पॉइंट्स, जिसमें के बच्चे के सारे वीक पॉइंट्स फादर की तरफ से मेरे पास आए और वो सारे यही थे जो आपको लगता है शायनेस है, सोशलाइज नहीं करता है। क्वालिटीज वाली साइड पे नहीं, वीकनेस वाली साइड पे, क्वालिटीज वाली साइड पे कुछ नहीं लिखा गया। साइड्स पे कुछ भी नहीं लिखा। जब मैंने उनसे पूछा तो मेरा पहला सवाल उनसे ये था, मैंने कहा ये बच्चा आपका अपन है? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है, मैं ये उनकी कोई नियत पे वो नहीं करती। जाहिर है पेरेंट्स वांट टू सी द बेस्ट फ्रॉम देम, लेकिन आप उन्हें ये देखें कि सबसे पहले हमारा वैसे भी ये है कि हम नेगेटिविटीज देखते हैं, हम पॉजिटिव चीजें देखते ही नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को 3 चीजें दे देते हैं बचपन में, चाहे उसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो बच्चा जरूर जो है वो आपके साथ कनेक्ट भी करता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। ठीक है, एक आपने उसके साथ सबसे पहले अफेक्शन, एप्रिसिएशन एंड अटेंशन, 3 चीजें, 3 A's याद रख लीजिए, बड़ा आसान सा है। अफेक्शन, appreciation and attention.
यानी बच्चे को ये 3 चीज़ें चाहिए, चाहे वो किसी भी पर्सनैलिटी ट्रेट के साथ है। और ये भी याद रखें कि जो पर्सनैलिटी आप पहले 5 साल में बच्चे की बिल्ड करते हैं वो थ्रू आउट लाइफ चलती है। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चा तो अभी छोटा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा होगा तो इसको सिखा देंगे, या बड़ा होगा तो हम इसके साथ ये करेंगे, या छोटा है तो हम इसके सामने कुछ भी करते जाएं, ये नहीं नोटिस कर रहा, ये सीख नहीं रहा, इट्स नॉट। अच्छा, अब एक और पर्सपेक्टिव है जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी और चाहूँगी आप इस पर राय दें। इंट्रोवर्ट के हम बहुत सारी डीमेरिट्स बता देते हैं, इंट्रोवर्ट ऐसे होते हैं, नहीं क्वालिटी होती काफ़ी, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। एक्सट्रोवर्ट को हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोज किया जाता है, फेवरेटाइज किया जाता है, प्रेज किया जाता है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट के डीमेरिट्स क्या हैं? एक तो मैं ऑब्जर्वेशन में जो मैंने नोटिस किया है कि एक्सट्रोवर्ट किसी के साथ भी आधा घंटा 15 मिनट बैठेगा या बैठेगी, वो सब अपने अंदर के ख्यालात, मेरे साथ क्या हो चुका है, नहीं हुआ, वो सब बता देगा। उससे ये है नुकसानात है, आपको नहीं पता जो आपसे आपके साथ बैठा हुआ है वो आपके साथ कितना लॉयल है, वेल विशर है। तो ये एक तो डीमेरिट ही है। व्हाट एल्स वी हैव। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये भी फिर आप याद रखें कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनकी फ्रेंडशिप्स बड़ी स्ट्रांग होती है। यानी अगर आप बेस्ट फ्रेंड कोई रखना चाहते हैं और समझते हैं कि बड़ा अच्छा होगा तो वो इंट्रोवर्ट है। अगर आपका कोई राजदान अच्छा हो सकता है तो वो इंट्रोवर्ट हो सकता है। ऐसे एक्सट्रोवर्ट के साथ नहीं आप चल सके। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम वो यही है कि वो जैसे अपना नहीं कोई छुपा सकता, फीलिंग्स हर वक्त शेयर करते हैं, तो ये उसको ये नहीं कि वो कोई जानबूझ के अपने साथ वाले की बताता है, वो एक फितरत और नेचर में वो चीज आ गई हुई है। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कह सकते कि दोनों में कोई बुराइयां हैं, बट हमें ये लगता है कि दोनों में कुछ स्किल्स की कमी होती है और उन्हें सीखनी चाहिए या डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, जैसे इंट्रोवर्ट्स हैं, उन्हें बाज़-औक़ात लगता है कि हम सोशलाइज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ उन्हें सोशलाइज करना पड़ता है, तो दे नीड टू लर्न इट, उन्हें वो सीखना चाहिए। इसी तरह से जैसे अपने एक्सट्रोवर्ट्स की कही, तो उनको भी ये सीखना चाहिए कि वो कौन सी लिमिट्स आप अपनी सेट कर लें प्लीज़। मतलब एवरी प्लेस इज नॉट लाइक दैट कि जहाँ आप कुछ भी बोल दें और कुछ भी कह दें और आपको वैसे ही समझ लिया जाए। हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा ये आपकी समझबूझ का मसला है कि आपको देखना चाहिए कि कहाँ क्या कहना है आपने। ये आपने बिल्कुल राइट ठीक बात की कि हमें इस चीज को तो फोकस ही नहीं ना करना, कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप कंपैरिजन में जाएंगे तो फिर आप कभी भी ना तो इंट्रोवर्ट वाली क्वालिटीज को एंजॉय कर सकेगा, ना एक्सट्रोवर्ट वाली क्वालिटीज को एंजॉय कर सकेगा। तो असल में तो आपकी इनर बिल्डिंग है पर्सनैलिटी की, जिसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना, और सबसे बेसिक चीज़ है ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है उसकी डेवलपमेंट, विल यू बी अंडरस्टैंड कि ये जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है ट्रस्ट की, जितनी भी रिसर्चेस हमें बताती हैं वो कहती हैं ट्रस्ट सबसे पहले 2 साल की ज़िंदगी जो बच्चे की होती है ना, उसमें डेवलप होती है। अब आप कहेंगे कि 2 साल की उम्र का बच्चा जो है वो ट्रस्ट कैसे जो है वो गेन कर सकता है, लेकिन 2 साल की उम्र में जो बच्चा ट्रस्ट गेन कर लेता है अपने वालिदैन से, वो थ्रू आउट द लाइफ उसका ट्रस्ट अपने ऊपर, उसका ट्रस्ट सोसाइटी के ऊपर, उसका ट्रस्ट अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर बिल्ड हो। बिल्कुल ठीक, आपने ये बात ठीक की है आपकी। ये चीज़ें पेरेंट्स को देखने की ज़रूरत है कि कंपैरिजन मत पैदा कीजिए अपनी औलाद के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया हमारी रहनुमाई करने के लिए, हमेशा ही आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो नाज़रीन, पेरेंट्स से भी यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की तरबियत करते हुए 3 A's का ख्याल रखिए, अप्रिसिएशन ज़रूर कीजिए और अटेंशन उनको ज़रूर दीजिए। और कोई भी बच्चा है आपका, उसके उन बच्चों के दरमियान कंपैरिजन क्रिएट मत कीजिए। तो ये था हमारा सेगमेंट। अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वैसे तो नाजरीन, कराची के शहरी कई मसाइल का शिकार हैं, मगर अब सड़कों पर चलते फिरते डंपर भी मौत बांटने लगे हैं। शहर में गुज़िश्ता कई दिनों से डंपर हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी मलीर हाल्ट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, जिससे बाप बेटा जाँ बाक और माँ शदीद ज़ख्मी हो गई। 24 घंटों में डंपरों ने 5 अफराद की जान ले ली है। शहर में रवां साल अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में 71 अफराद जाँ बाक और 1050 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। कमिश्नर कराची ने डंपर हादसात के बढ़ते वाक़यात पर एडिशनल IG को ख़त लिख दिया और हैवी ट्रैफिक के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है और डंपर्स की गैर कानूनी नकलो हरकत पर पाबंदी की सिफारिश भी कर डाली है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी डंपर हादसात के खिलाफ मैदान में आए हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है, नोटिस लिया, साथ ही ये सवाल भी उठा दिया कि क्या कराची के बच्चे लावारिस हैं? अगर डंपरों से हलाकत का सिलसिला नहीं रुकता तो फिर वो खुद डंपर्स के आगे आएंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सिंध हुकूमत के तर्जुमान अली राशिद साहब ने। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा कि कराची में क्या पहले जराइम कम थे कि अब डंपर्स ने भी शहरियों की जान लेना शुरू कर दी है? डंपर हादसात में जाँ बाक होने वाले अफराद का जिम्मेदार कौन है? किसके हाथ पर उनका लहू तलाश किया जाए?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी ये अफसोसनाक एक चीज़ है जो हुई, मगर इन दी एंड ये जितने भी हैं हादसा, ये सब एक्सीडेंट्स ही हैं। और उसमें हमें एक ओवरऑल चीज़ को देखने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत उसमें क्या इकदाम कर रही है उस पर तो मैं आता हूँ, मगर देखें इसमें जिम्मेदारी सबकी है। आप कह रहे हैं लहू किस पे तलाश किए, किसी पे नहीं तलाश करें। एक हादसा है, एक्सीडेंट है जो हुए हैं, उसमें सबकी जिम्मेदारी है। ये लॉजिस्टिक्स कंपनीज हो गई, ये पुलिस की गफलत भी कह सकते हैं आपके, जब एक टाइम तय हुआ है कि रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे के अलावा ये डंपर और ये ट्रक्स नहीं चल सकते जो चल रहे हैं। मगर ये आप ये भी साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये कराची शहर जो है 2 से 3 करोड़ आबादी का शहर है। अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो काफी मुल्कों से, शहरों से नहीं मुल्कों से बड़ा है ये शहर। उसको मैनेज करना, एक्सीडेंट इस किस्म के जो हो रहे हैं उसमें हमने ऐसी हुकूमत जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हमने उस पर इकदाम कर दिए हैं। पुलिस वालों की ड्यूटियां लगाई हैं, गाड़ियां ये जो डंपर जब्त किए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं ड्राइवर्स की। अब हमने नया मैकेनिज्म भी बनाया है जो एक्साइज की तरफ से अनाउंस हुआ है कि ये फिटनेस टेस्ट होगा गाड़ियों की। अगर ये जो मलिर हॉट अभी जिसकी आप बात अभी कर रहे थे इंसिडेंट की, उसमें डंपर जो था उसके ब्रेक फेल हो गए थे। तो ऐसी गाड़ियां रोड पे जो चल रही हैं, क्या उसकी कोई चेकिंग हो रही है कि ये रोड के चलने के काबिल भी हैं या नहीं? उसकी फिटनेस टेस्ट। फिर ये अगर ड्राइवर जो हैं क्या उनके पास लाइसेंसेस हैं लिजिट, और अगर हैं तो वो किस कैफियत में। कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि कोई दूसरी शहर से या कराची शहर या कहीं और से आ रहे हो कराची में डबल शिफ्ट करके, नींद पूरी नहीं हुई हुई, वो जब तक कराची की हदूद में एंटर होते हैं वो किस ज़हनी कैफियत में होता है। वो रोजगार के चक्कर में, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में, ओवर टाइम करने के नियत से वो होगा इंसान। मगर जाहिर सी बात है नींद नहीं पूरी हुई, मेंटल अली साहब बिल्कुल बड़े बेहतर और ऐसे अंदाज में आपने ये तमाम वजूहात पर रोशनी डाली, और ज़्यादातर शहरियों को इसका पता भी है। इसका सर हल क्या है, सलूशन क्या है, किस तरह से हम ये हादसात को रोक सकते हैं? मैं लास्ट उस पर आता हूँ। और शहरियों की कुछ अपनी जाती जिम्मेदारियां भी होंगी। अब आप देखें जितने भी अभी एक्सीडेंट हुए हैं या विक्टिम ब्लेमिंग की, मैं उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मगर एज ए शहरी खुद पाकिस्तान का, कराची शहर का, हमें भी थोड़ा जो सिविक हमारे जो लॉज होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, हम रॉन्ग वे भी अक्सर आ रहे होते हैं। मोटरसाइकिल तो हेलमेट भी हमने नहीं पहनी हुई होती, कुछ इंसिडेंट्स आइसोलेटेड ऐसे हैं। तो मैं अपने शहरियों से भी अपील करूंगा कि देखें हुकूमत सिंध तो जो कर रही है, मगर हमें हम एक ही टीम का हिस्सा है, हम सब यहीं रहते हैं। और पूरे पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा कि मिलके चलना है। तो हमने तो अपना क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है ऐसी पे, और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ड्राइवर्स उनको हमने हेवी फाइन्स भी दिए हैं, और हमने जो भी हुआ है उसको उनको इबरत का निशान भी बनाना है कि अगली दफा कोई ड्राइवर इस कंडीशन में या इस चीज में जाए भी नहीं। ठीक है अली, आपने सूरत हाल तो बेहतर अंदाज में बताई, वजूहात भी बताई। मुझे ये बताइए कि गवर्नर सिंध कहते हैं कि डंपरों ने हलाकतों का सिलसिला अगर ना रुका इनसे तो वो खुद डंपरों के आगे आ जाएंगे। सिंध हुकूमत हर मामले पर अपने मुखालफीन को सियासत का मौका क्यों फराहम करती है? ये तो अफसोस की बात है ना, यहाँ जाने जा रही हैं, और अगर कारकर्दगी या कोई इशू, और वो भी एक्सीडेंट से। एग्जैक्टली जिंदगी में आपसे कभी ना कभी गलती से कोई एक्सीडेंट या जरा टच भी गाड़ी हो गई हो या कुछ, और ये आपने विटनेस किया होगा। एंड ऑफ द डे एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होता है। गलती उस लोगों की हो सकती है, फैक्टर्स की भी हो सकती है, दूसरे जो इफेक्टी है हो सकता है उसकी भी हो सकती है कि वो गलत आया। एक्सीडेंट उस हिसाब से सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ आपके तवज्जो से गवर्नर साहब जो हैं सिंध के मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनसे मैं अपील भी करूंगा कि आप डंपर्स के सामने खड़े नहीं होगा। आपकी जान हमें बड़ी कीमती है और बहुत आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप नहीं खड़े होगा, इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम संभाल लेंगे। अच्छा अली साहब, मुझे ये बता दें कि बिल्कुल ये तो उनका एक बयान सामने आया, लेकिन हम अगर पिछले रवां साल के दौरान भी जो पेश आने वाले हादसात हैं डंपर्स के, उनको देख लें, पिछले साल के भी आदाद शुमार देख लें तो बड़े खौफनाक हैं। सर
किस तरह से आप जो है वो कोई पॉलिसी बनाएंगे, आप किस तरह से आप जो इंश्योर करेंगे कि जो डंपर के ड्राइवर्स हैं इनके पास लाइसेंस मौजूद हो, बाकायदा ये तरबियत याफ्ता हों और गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हों, जिस तरह से आपने भी बताया कि एक डंपर का तो जनाब वो ब्रेक फेल थी। तो सर ये किस तरह से तमाम चीज़ों को इंश्योर किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर कि जो इनके लिए टाइम है उसके बाद ये कराची की जो मरकजी शाहराह है वहाँ पर नजर ना आ सके? देखें, हमने अपने देखें, योर सक्सेसेस, योर फेलियर्स आर नॉन, योर सक्सेसेस आर नॉट। सिंध हुकूमत का अलमिया ये है। फॉर एग्जाम्पल, हज़ारों की तादाद में डंपर्स आ रहे हैं और हज़ारों की तादाद में से सब चंद 100 या 200 300 गलत टाइम पे आ रहे हैं, और उनमें से 100 में से हमने 50 भी रोक लिए, मगर एक निकल गया गलत टाइम पे और उसने कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो वो मीडिया पे हाईलाइट हो जाता है। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि काम यहाँ पूरा हो रहा है, मगर आइसोलेटेड इंसिडेंट कभी कभी हो जाता है कि कहीं से कहीं वो निकल गया। तो ये एक पाबंदी हमें उन कंपनियों पे लगानी है, उन महकमों पे लगानी है, उनको पाबंद करना है कि अब आपका अगर कोई डंपर हो गया, कोई टैंकर हो गया, या कोई भी ऐसी जहाँ हैवी ट्रैफिक जो अलाउड नहीं है, तो वो उसको जब्त किया जाएगा और आपको फिर मिलेगा भी नहीं। तो ये जो कंपनीज हैं, महकमे हैं, लॉजिस्टिक्स के जितनी भी वो हैं, उनसे भी हमने कहा है कि अपने ड्राइवर्स की तरबियत भी करें, आप भी मेक श्योर करें कि ये गलत टाइम पे मूव नहीं किया करें। और हमने बड़ा क्रैकडाउन किया है, अभी हमने कुछ डंपर जब्त भी किए हैं और कुछ ड्राइवर्स की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो थोड़ा इसको स्ट्रिक्ट आयरन फिस्ट से डील किया जाएगा, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, आप सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो दे रहे थे। और अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपके साथ एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करते हैं। आपको बताते हैं कि जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े ने जो है बड़े मज़े का काम किया है। उन्होंने 8200 फीट की बुलंदी पर एयर बैलून के दरमियान मौलिक जो रस्सी थी उस पर चलने का एक नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले स्लैकलाइन वॉक का ये रिकॉर्ड 2021 में कायम हुआ था, जब एक शख्स ने 6236 फीट की बुलंदी पर स्लैक वॉक की थी। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से दिलचस्प रिकॉर्ड की वीडियो भी जारी की गई है और आप ये मनासर भी देख सकते हैं, और बड़ी ही मुझे तो थ्रिलिंग लग रही है और बड़ा ही देख के खौफ भी आ रहा है कि किस तरह से ये जनाब उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये शौक की बिना पर ही इस तरह के काम होते हैं, जब आपके अंदर जज्बा हो, शौक हो, आप कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी के अंदर, कुछ डिफरेंट जो लोगों से मुनफरद हो। और हम ये देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर जो एक्साइटमेंट शो की जा रही है, जिस तरह वो प्रैक्टिस के बाद आप ऑब्वियसली स्लैक लाइन वॉक पर आते हो और कितनी प्रैक्टिस दरकार होती होगी। और सबसे पहले वो जो एक फोबिया है हाइट का, उसको आपने दरगुजर करना है, आपने उसको भूलना है, ख़त्म करना है, उसके बाद इस तरह के बड़े बड़े काम किए जाते हैं। उज़ैर, कुछ लोग तो सिर्फ इतनी बुलंदी पर जाके नीचे ही देख लेना, हाँ। तो वो बेचारे आधा घंटा खौफ में मुब्तला रहते हैं। लेकिन यकीनन ये एक बहुत बड़ा कारनामा है और किस तरह से वो अपने काम को एंजॉय करते हुए उन्होंने सर अंजाम दिया है। तो जनाब ये पैशन हो तो फिर रिकॉर्ड कायम होते हैं, जिस तरह ये रिकॉर्ड कायम हुआ है। तो ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चावलों का नाम सुनते ही बिरयानी, पुलाव और खिचड़ी जैसे मज़ेदार पकवान जहन में आ जाते हैं, और ये ग़िज़ा ख़ास तौर पर एशिया में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और अगर ये कहा जाए कि चावल हमारी रोज़मर्रा खुराक का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं तो ये गलत ना होगा। माहिरीन के मुताबिक चावलों में मैग्नीशियम, बी विटामिन्स और आयरन पाया जाता है, जो जिस्म को चुस्त और तवाना रखने के साथ साथ पट्ठों, हड्डियों और आसाब को भी सेहतमंद रखने में मदद फराहम करता है। लेकिन सवाल ये है कि चावल खाने का दुरुस्त तरीका क्या है? चावल की कौन सी इकसाम सेहत को नुकसान और फ़ायदा पहुंचाती हैं, या क्या चावल खाने से वाकई वज़न में इजाफा होता है? क्योंकि ये हमने मित बहुत सुनी है, लोग इस पर बहुत गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज हम इसकी हकीकत पर बात करेंगे, क्या ये बात सच है या नहीं सच है। और इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत वर्दा सिकंदर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वर्दा, पहले तो इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी हेयर। थैंक यू। सेकेंडली, मुझे ये बताइएगा कि चावल के पीछे ये जो मिथ है, चावल खाने से जो वज़न बढ़ता है, और कौन सा चावल खाना चाहिए, चावल नुकसानदेह है या नहीं तो वायरल हो जाए तो भी लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब ये सब क्या है, इस पर बताइए हमें सब कुछ। अच्छा, सबसे पहले बात की जाए ना, चावल जो है वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है होल ग्रेन चावल,
जिसे हम आम जुबान में अक्सर कहते हैं ब्राउन राइस, एक होता है सफेद चावल, वाइट राइस या रिफाइंड चावल का ठीक लफ्ज है। जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब मोस्टली क्या होता है, अगर मैं दोनों का फर्क बताऊं तो जो होल ग्रेन चावल होता है उसके अंदर फाइबर, न्यूट्रिएंट्स, B6, B9, B12, आयरन और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। और सही। सबसे जबरदस्त बात है कि उसके अंदर फाइबर मौजूद है, जिस चीज के अंदर फाइबर का अच्छा कंटेंट मौजूद है वो आपका वेट इतनी जल्दी नहीं बढ़ाता, बेहतर तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। सही। इसकी बरक्स अगर दूसरी तरफ बात की जाए, जो सफेद चावल है उसके उसमें अंदर क्या है? सिर्फ स्टार्च है, सिर्फ उसके अंदर ब्रांड जो है उसको खत्म कर दिया जाता है, उसके अलावा एंडोस्पर्म उसके अंदर एक चीज वो भी खत्म कर दी जाती है, तो सिर्फ स्टार्च का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब अमूमन होता क्या है, चाहे शुगर की बात की जाए, वजन की बात की जाए, हमेशा कहा जाता है जी चावलों का चावल छोड़ इस्तेमाल दें। बिल्कुल नहीं Yes. करना। और अगर हम कैलोरीज का डिफरेंस करें, 100 ग्राम में 130 कैलोरीज होती हैं, जबकि अगर आप रोटी की बात करें तो रोटी के अंदर कैलोरिक डिफरेंस कोई भी नहीं, और बेनिफिट्स जो है वो चावलों के अंदर ज्यादा हैं। चावलों के जो बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर कार्ब मौजूद है, फैट मौजूद है, बी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है, लेकिन इसका तरीका, जैसे कि नजफ ने पहले बात की, तरीका जो है वो बहुत ज्यादा मैटर क्या करता है वो? हाँ, एक तो सफेद चावल जो है वो हाई ग्लाइसेमिक है, आपको शुगर की तरफ लेके जाएगा, वजन बढ़ाएगा, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन के चांसेस, इन्फेक्शन जो है उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो इसलिए जो चावल हमने इस्तेमाल करना है वो होल ग्रेन चावल Whole grain, इस्तेमाल करना ठीक है, ब्राउन राइस इस्तेमाल करना है। उसके अलावा चाहे कोई भी चीज जिसके जितने भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, क्वांटिटी एंड पोर्शन मैटर्स अच्छा वर्दा, ये बताएं कि जी। सबसे सेहतमंद और फायदेमंद तरीका क्या है चावल खाने का? मतलब बिरयानी की सूरत में, पुलाव की सूरत में, या फिर उबाल के, तड़के देखिए, आप वाले, अपने किस तरह मन के की मतलब? बातें ना करें। अच्छा, इसमें ये चीज आ जाती है कि आप क्या करें कि चावल जो है वो पुलाव की सूरत में बेहतरीन पुलाव सोर्स है। की सूरत। उसमें अच्छा, जो है वो मोस्टली क्या होता है कि यखनी वाला कंटेंट यखनी। भी आ गया है, ब्रूथ उसका भी कंटेंट आ गया है, और उसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि उसमें बहुत सारे मसाले भी नहीं ऐड हुए, प्रोटीन जो है उसका कंटेंट भी बढ़ चुका हुआ है। लेकिन एक चावल जो मैं सबको बताना चाहूंगी, वो चाहे वेट लॉस का पेशेंट्स है, चाहे डायबिटिक पेशेंट है, और वो तमाम हम लोग जो चाहते हैं कि जी फिट रहना बड़ा वो जरूरी कौन है। सा जी? अच्छा, वो चावल ये हैं कि आप चावलों का कंटेंट जरा कम रखें अपने, और उसके अंदर भरपूर सब्जियां और गोश्त डाल लें। जब हम भरपूर सब्जियां, अंडा और गोश्त डाल लेते हैं और चावलों का कंटेंट बहुत कम रखते हैं, जैसे हमारी प्लेट है उसके अंदर, उससे वो चावल फुलफिलिंग भी ज्यादा हो जाते हैं, न्यूट्रिशनली भी उसके बेनिफिट्स ज्यादा हो जाते हैं। अक्सर हम चाइनीज राइस का जिक्र सुनते हैं, जिसके yes. अंदर वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, और उसके साथ साथ उसके अंदर मुख्तलिफ चिकन या बीफ, इट्स अप टू यू, आप जो भी ऐड ऑन कर लें। लेकिन चावल जो है, जैसे अगर 1 ग्लास चावल है तो आपने कोशिश करनी है उससे मल्टीप्लाई 2 ये वाली चीजें होनी चाहिए। तो इस तरह ये चावल, चाहे वेट लॉस वाले पेशेंट है, वोकर्स, हाई प्रोटीन ये चावल हो जाएंगे, और उसके साथ साथ ये चावल आपका वेट नहीं बढ़ाएंगे। और अच्छा। खास तौर पे जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो लोग सफेद चावलों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ होता है कि जी पिच निकाल दिया है कि हमने उसका स्टार्च कंटेंट हमने पानी में भिगोया था, स्टार्च ऊपर आ गई है, तो अब तो कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन देखें उसके अंदर स्टार्च जिसमें है ही बहुत ज्यादा, रिफाइंड में सिर्फ स्टार्च है, तो चाहे वो आप 3 बार भी उसका स्टार्च कंटेंट निकाल रहे हैं, फिर भी वो चावल जो है वो आपका वेट भी बढ़ाएंगे, आपके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी अफेक्ट करेंगे। तो इसलिए हमेशा होल थोड़े खा लें, होल ग्रेन चावल खा और लें। दूसरी क्वांटिटी को, वेजिटेबल्स को, एग्स को ज्यादा करें। बिल्कुल। अच्छा वर्दा, मुझे ये बताइए, हम लोगों को इतने पसंद है चावल के कच्चा भी खाने लग जाते हैं। आपने देखा कुछ खवातीन कच्चे चावल खाते हैं, मर्द हजरात भी मैंने देखे हैं, बच्चे देखे हैं कच्चे चावल खाते हैं और इतने शौक से खाते हैं। और जिसमें एडिक्शन नहीं होती कि आप उसको लॉक भी कर दो ना, उस बॉक्स को जिसमें आपके राइस पड़े हुए हैं रॉ की फॉर्म में, फिर भी कहीं ना कहीं से आप देखोगे वो खा रहे होंगे कच्चे। ये क्या एडिक्शन क्या है, और ये बॉडी में किस चीज की कमी की वजह से लोग कच्चे चावल खाते हैं? अच्छा, इस टर्म को हम यूज करते हैं पिका, ऐसी नॉन फूड आइटम, इनकी क्रेविंग्स बहुत। तो अगर आप कच्चे रात चावल बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो ये आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, मोस्टली बच्चों और वुमेन्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, और आपने देखा होगा कि मोस्टली बच्चे और फीमेल्स जो है, खवातीन जो है वो ज्यादा खा रही होती है। तो ये दरअसल हमारे अंदर आयरन की कमी से होता है। तो इस वजह से हमारे पास गाजरें, खजूर, जितनी भी सब्ज हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, गोश्त है, अंडा,
इसके अंदर आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, अपने चावलों के अंदर इनका कंटेंट जो है वो मिक्स करें, पालक गोश्त बनाएं, उसके साथ चावल खाएं और उसके साथ जितनी सब्जियां हैं, सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, वो भी उसके अंदर आ जाएंगी, गोश्त भी, तो इससे आपकी आयरन की कमी भी पूरी होगी। और आप अच्छा वरदा, आप बार बार ना चावलों के अंदर सब्जियां ऐड करने का कह रही हैं। एक तो हो गया ना मिक्स वेजिटेबल पुलाव भी हो जाता है, और एक है कि जनाब बहुत बड़ी डिबेट होती है, आपको पता है, आलू वाली बिरयानी। ओहो क्या बात है। तो मुझे बताएं, आलू ऐड करने से कोई उसकी अफादियत बढ़ जाती है या ना करें तो बेहतर है, क्या करना चाहिए ये बता दें। अच्छा, इस पे ना डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर फॉल करिए। अगर तो आप मोटे हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो ठीक है, देखिए चावलों में ऑलरेडी, चावलों में भी स्टार्च, आप आलू ले रहे हैं उसके अंदर भी स्टार्च है, तो वेट बढ़ेगा। तो अगर तो आप फिट है और नजफ की तरह बिल्कुल फिट है और आपको पता है कि आपका वेट बिल्कुल मेंटेन है, तो फिर आप अंदर बिल्कुल आलू भी ऐड कर सकते हैं। आलू के भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है और साथ आप चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है वो बिल्कुल भी चावल और आलू, वो बिल्कुल घर में ये ना करें कि 3 आलू हमारी प्लेट में आने चाहिए। हाँ, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि जो आलू है वो भी हाई ग्लाइसेमिक है और उसके साथ जो चावल है वो भी हाई ग्लाइसेमिक है, तो जिसकी वजह से उनकी शुगर रेज होने का। अच्छा वरदा, अभी कुछ देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे खवातीन और बच्चों के हवाले से, राइस कच्चे तो पसंद करते हैं, लेकिन मुझे पेरेंट्स के हवाले से बताइएगा कि वो अपने बच्चों को कितनी क्वांटिटी में राइस दें और वीक में कितनी दफ़ा दें, ज़्यादा दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, अगर दे रही हैं तो क्वांटिटी कितनी, और ये कितनी अफादियत रखते हैं। अच्छा, अफादियत की अगर बात की जाए तो जो चावल है इसके अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत अच्छा मौजूद है। प्रोटीन की बात करूं वो इसके अंदर मौजूद है, आयरन मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्सेस, हमारे पट्टे जो है वो बड़े जबरदस्त रखता है। तो बच्चों का तो चूंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट का टाइम होता है, तो उनकी मसल्स का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। आप 6 जो चम्मच हैं, इतना पोर्शन साइज रखें तो वो एक प्याले या एक छोटी प्लेट के बराबर हो जाता है। अच्छा, क्या वरदा एज लिमिट होनी चाहिए बच्चों को, मतलब राइस देने की? हम देखते हैं कि मदर्स जो हैं वो बच्चों को दूध में मिक्स करके चावल या किसी भी और फॉर्म में दे रही होती है और कह रही होती है कि चलें ये छोटे बच्चे हैं तो इनके ज़ूद हज़म होते हैं चावल, तो हम इन्हें ये दे सकते हैं। तो क्या एज लिमिट होनी चाहिए जिसमें आप बच्चों को चावल दे सकते हैं? अच्छा, 6 माह के बच्चे को आप चावल शुरू करा सकते हैं, लेकिन बस ये है कि वो चावलों को आप खिचड़ी की सूरत में, खीर की सूरत में, उसके अलावा अक्सर माएँ जो घर में सेरेलैक बनाती हैं उसके अंदर चावल। लास्टली अब हमें ये बता दें आपके चावल दोपहर में खाने चाहिए, रात में खाने चाहिए? क्योंकि लोग शिकायत करते हैं रात में खाते हैं तो जनाब सुबह में स्वेलिंग हुई होती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये बता दें हमें जरा। चाहे दिन में खाएं चाहे रात में खाएं, बस एक चीज जरूरी है कि आपका जो रात का डिनर है वो रात 8:30 बजे तक हो जाए, और उस डिनर के बाद कम से कम आप घंटा 1.5 ब्रेक लें और कुछ भी ना खाएं और फिर सोएं। तो इस तरह चाहे आप चावल खाएं, चाहे आप रोटी खाएं, चाहे आप कुछ भी खाएं, वो आपकी बॉडी को अफेक्ट आपने बहुत ही प्यारी बात की है कि आपके डिनर का जो टाइम है वो 8 बजे या 7:30 का होना चाहिए। तो आपको लगे कि पाबंदियों से आजाद कर दिया वरदा। उसके बाद आप चावल खा सकते हैं। बहुत शुक्रिया वरदा, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीजें सीखने का और जानने का मौका मिला हमें भी और हमारे नाजरीन को भी। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, महंगाई का दौर है, आप सबको पता है, और ऐसे में हर कोई ये कोशिश करता है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो कैसे बनाया जाए, कैसे कमाया जाए, और हर किसी के पास मुख्तलिफ और कुछ पुराने और कुछ नित नए तरीके भी मौजूद होते हैं जनाब। और इसके साथ साथ हर कोई अपने अंदाज से बिजनेस करना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है। अभी हमारे पास एक मज़ेदार किस्म का पैकेज है जो कि बनाया रुबीना यूसुफ ने, हाउ टू मेक मनी। आइए उनकी तरफ चलते हैं और ये पैकेज एंजॉय करते हैं। आज मैं इस पेड़ के नीचे हूँ जहाँ पर मामा कहती थी कि दरख्तों को पैसे नहीं लगते। तो उनकी बात मुझे आज समझ आई है कि वाकई पैसे कमाना इतने आसान नहीं होते। जब हम बचपन में थे तो मैं ख्वाहिश करती थी मुझे वो चाहिए, तो मामा कहती थी पैसे दरख्तों को नहीं लगे हुए। तो जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो मुझे समझ आया कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। और जैसे कि रुपया पैसा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और ये कमाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। लोगों की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ऑनलाइन बिजनेस है, फिजिकल शॉप्स हैं। तो आज हम लोगों से जानते हैं कि रुपया पैसा कमाने का आसान तरीका क्या है। तो आइए हम जानते हैं।
पैसा कमाने का कोई एक आसान तरीका बताएंगी? आसान तरीका? तो कोई भी नहीं है, सारे तरीके ही मुश्किल है। हाँ, चाय का ठेला लगा लें, समोसे पकौड़े, तो आसान तरीका सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा टीचिंग हो सकती है, और बिजनेस स्टार्टअप कर ले अगर आइडिया अच्छा है तो। ऑनलाइन आपके पास लोगों ने वो प्लेटफॉर्म रख दिए हैं कि आप यकीन करें कि आप के लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं। ऑनलाइन का मतलब है कि अब अमेज़ोन बहुत ज़्यादा इन हो चुका है। अब हम वीडियोस कई लोगों के ऐसे देखते हैं, वो मेथड सिखा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर स्कैम भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, एक पठान था, ठीक है, वो शूज़ सेल करता था, वो लॉट से शूज़ मंगवाते थे। आप यकीन करें कि मैंने वो शूज़ ऑनलाइन फेसबुक पेज पे लगाए और 4 मैंने बेच दिए। ओह वाओ। पैसा कमाने का आसान तरीका है डिजिटल मार्केटिंग। आजकल दौर बहुत जदीद हो गया है, तो इंसान घर बैठे ऑनलाइन और डिजिटलाइज करके सब कुछ अर्न कर सकता है। मेहनत करें, आसान तरीका तो यही है। पैसा कमाने का सबसे बड़ा तरीका आप ऑनलाइन कमा सकते हैं। फाइवर वगैरह जैसी ऐप्स वगैरह से आप कमा सकते हैं इजीली। उसके अलावा काफ़ी तरीके हैं, आप OLX पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग है ये। आसान तरीका तो यही है ऑनलाइन बिजनेस, वो तो आप घर बैठ के काम करके कमा सकते हैं। अगर पैसा कमाने का आसान तरीका मुझे पता होता तो मैं खुद अमीर ना होती। आजकल के दौर में मतलब बहुत महंगाई है, इंसान अपना चाय का दुकान खोल दे, होटल खोल दे, इस तरह बस ये आसान और हलाल तरीका है। वो अपना कारोबार करना है तो पहले स्टार्ट करना है, वो मोबाइल का शॉप है आजकल और कपड़े का शॉप है। एक ही शॉर्टकट है जो अभी आप कैमरा और यूट्यूब। सोशल मीडिया भी आसान तरीका है, उसमें यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक वगैरह, इसमें वीडियो अपलोड करके या अमेज़ोन पे ऐड वगैरह डाल के उनमें अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। सैलून वाली है जो उनसे वो अच्छे पैसे कमा लेती हैं। काम करें, मेहनत करें, चाहे मांग ही लें, वो भी काम है ना। डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, कंटेंट राइटिंग सीख लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें, SEO सीख लें, कंटेंट राइटिंग सीख लें, आप पैसे कमा सकते हैं। आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा कि पैसे कमाने का आसान तरीका क्या है। तो हमें लोगों ने बड़े खूबसूरत जवाब दिए हैं। कोई कहता है ऑनलाइन मार्केटिंग, कोई डिजिटल मार्केटिंग कहता है, कोई फिजिकल शॉप, चाय का ढाबा, फ्रेंच फ्राइज। तो क्यों ना मैं भी आपको अपनी टेक्निक्स बताए देती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं घर पर बैठी हैं, हाउसवाइफ, उनके लिए जो सैलून है इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सैलून बनाएं, मेकअप स्टूडियो स्टार्ट करें, मैनी पेडी स्टार्ट करें, कोई हेल्पर रखें, और अगर आपके घर पर कोई बहुत ज़्यादा स्पेस है तो आप दुपट्टा रंगने वाला काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नजफ फिर बताएं कौन सा आपको तरीका सबसे अच्छा लगा जो शहरियों ने बताया रुबीना को? जो मुझे ज़्यादा उज़ैर चीज़ अपील किया वो ये कि बहुत सारी आवाम की राय इस हवाले से थी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में अर्निंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको रिस्पांस भी साथ ही मिलता रहता है कि आपका ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और फर्दर आप किस तरह बेहतर और मज़ीद। अच्छा, मुझे तो लगा था शायद आप कहेंगी कि जो सैलून बनाने के आइडियाज़ हैं या फिर जो बुटीक्स बनाने के आइडियाज़ हैं मुझे तो वो लगा, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो ऑनलाइन उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बिल्कुल। तो अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट आपके लिए बाकी है, तो स्टे विद अस। तो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम सबकी ही ज़िंदगी में कुछ ऐसे गैर मामूली और कुछ इस तरह के खौफनाक और हॉरिबल वाक़यात पेश आ जाते हैं जिन्हें हम कभी भी ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर जाकर दोबारा रिकॉल करें, याद करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसी ही शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है 2 दफ़ा लाइफ आफ्टर डेथ, और ये जो है मामला आज सुनते हैं, स्टोरी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ रूहानी मौलिज, सादिया सुहेल राना साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सादिया, बहुत स्टोरीज हम सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती हुई देख रहे हैं, आपकी स्टोरीज, ये जो बेसिकली रियलिटी अगर कहा जाए इसको, जो आपने एक्सपीरियंस की है, ये क्या माजरा है, हमारे साथ भी शेयर कीजिए। मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ अल्लाह के रमूज हैं जो अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन चूंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है तो आई कैन शेयर विद यू। अच्छा, हुआ मेरे साथ 2 बार है, एक तो बचपन में, लेकिन जो मेरी मेमोरी में रहा है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको सेकंड वाला वाकया टाइम की किल्लत की बिना पे वही सुना दूं तो काफी है।
अच्छा, ये हुआ कुछ यूँ था, कुछ मेरे मेडिकल इश्यूज थे और मैं बहुत क्रिटिकल हो गई। तो मैं एक लाहौर के मारूफ हॉस्पिटल में एडमिट थी और उस दौरान मेरे वालिद साहब और मेरी सास वहाँ मौजूद थे मेरे साथ। तो यकदम जो मुझे फीलिंग स्टार्ट हुई है, आई वॉज क्वाइट मतलब होश में, बिल्कुल होश व हवास में, और अपने वालिद से बातचीत कर रही थी। एकदम मुझे अपने दाहिने पाँव के अंगूठे से कोई चीज़ सिरकती हुई महसूस हुई, जैसे जिस्म में से सिरक रही है कोई चीज़। अच्छा, ये अब मैं जहाँ से सिरकती थी वो चीज़, तो मुझे उसके बाद उस जगह की मूवमेंट ख़त्म हो जाती थी। मतलब मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता अंगूठे से शुरू हुई, पाँव पे आई, पाँव से अब मैं उनको मूव करने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझसे मूव नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं ये फीलिंग्स अपने वालिद साहब को बताना चाहती थी कि मेरे साथ कुछ इस तरह का हो रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोल नहीं पा रही थी। मैं चाहते हुए भी, उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, अब बातचीत कर रही थी, लेकिन उसके बाद मेरी आवाज़, मतलब बातचीत करने की सलाहियत ख़त्म हो गई। और मैं अब मुझे महसूस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल हो रहा है, मेरी टांगों से वो चीज़ गई है आहिस्ता 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 आहिस्ता। जब ये मेरे सीने तक पहुंची है ना, तो फिर मुझे इस तरह लगा कि जैसे बहुत सारे इंजन इकट्ठे स्टार्ट करते, जो शोर और वाइब्रेशन होती है ना, वो मोड था बाकायदा। और मुझे शोर और उसके बाद एक प्रेशर शदीद से ना मेरे जिस्म से वो चीज़ मतलब निकली है। उसके बाद मंजरनामा चेंज हो गया। अब मैं, कमरा है, उसकी छत से खुद को इस पोजीशन में खुद को देख रही हूँ। मतलब मेरा चेहरा ऐसे नीचे है, बॉडी जो है, बॉडी तो नहीं थी, जो स्पिरिट है वो फ्लोट कर रही है हवा में। अब मैं देख रही हूँ कि एकदम जब मेरी इस तरह हालत हुई है तो मेरे वालिद साहब भागे गए हैं डॉक्टर को बुलाने, और डॉक्टर आ रहा है और वो देख रहा है। अब मैं सब देख रही हूँ और सेकंड मतलब के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम नो मोर। ये जो सब कुछ मैं खुद को देख रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में फानी से कूच कर गई हूँ। अच्छा, उस दौरान मेरा जो बेटा है वो 2.25 साल का था। तो अब मुझे जो पहला ख्याल उस टाइम आया कि अल्लाह ताला, मेरा बेटा तो बहुत छोटा है और उसको तो मेरे बगैर रहने की आदत नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, वो बेटा क्या करेगा मेरा बेटा। हालांकि पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन एक माँ की जो फीलिंग थी, मैं समझती हूँ सारे रिश्तों पे जो हावी था, मुझे और किसी का ख्याल नहीं आया। सबसे पहले अपनी औलाद का ख्याल आया कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, अभी बहुत छोटा है। आप यकीन मानिए कि उधर से मेरी हालत जब बिगड़ती चली जा रही, मतलब ख़त्म हो गई थी, कोई हार्ट बीट नहीं थी, मशीनें लगी हुई थी और पंप कर रहे थे, तो मैं देख रही थी कि मेरे वालिद साहब परेशान, मेरी सास रो रही थी बहुत ज़्यादा। ये सब में मंजरनामा, डॉक्टर परेशान है, चीज़ें हो रही हैं। फिर मुझे एकदम से रियलाइजेशन हुई कि नहीं, मुझे नहीं जाना अभी ये मेरा बेटा रह जाएगा। अच्छा, उसके साथ मेरी फीलिंग ये थी कि मेरे साथ अल्लाह ताला है मौजूद। मैं उनसे मुखातब हुई, मैं कहा अल्लाह ताला, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। तो मेरा तो बच्चा बहुत छोटा है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। और अब ये जैसे एक तकरार नहीं शुरू हो जाती। अब मैं कोई आवाज़ या कोई चीज़ नहीं वहाँ से सुन रही, लेकिन जैसे मुझे महसूस हो रहा है कि बस अब चलने की तैयारी करो। और मैं देख रही हूँ और उधर से डॉक्टरों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। मैं देख रही हूँ मशीनें आ रही हैं, हार्ट को लग रही हैं, इंजेक्शन शायद उन्होंने मेरे दिल की साइड पे लगाया। ये अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अब मुझ पे ना आहिस्ता आहिस्ता क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे कोई ऊपर खींच रहा है, ऊपर पुल कर रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे यहाँ से खींच कर अब आगे कहीं जाना है। लेकिन अब वो मेरी तो तड़प है ना, वो शायद वो अल्फाज कवर नहीं कर सकते। वो एक माँ की तड़प थी और वो था कि नहीं, मुझे वापस जाना, मेरा बेटा बहुत छोटा है। अल्लाह ताला, मैंने असल में हमारी मदर, जो मेरी रियल मदर थी, उनकी मैं बहुत छोटी थी तो इंतकाल हो गया था। अब मेरी अल्लाह ताला हयात दे, मेरी दूसरी अम्मी है, बहुत प्यार किया, लेकिन वो बचपन जो हमने मदर के बगैर गुजारा, वो कमी जो थी, वो कमी जो है ना, वो मुझे अंदाजा था और वो मुझे बहुत अजियतनाक फीलिंग थी। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला मुझे वापस जाने दे। मुझे अब इधर से मैं जोर लगा रही हूँ, उधर से डॉक्टर जोर लगा रहे हैं, मतलब बिल्कुल मायूस है। लेकिन मेरे अब्बू कह रहे हैं कि नहीं, दोबारा देखो, करो, ये सब एक
एक जंग चल रही थी, एक जद्दोजहद चल रही थी। लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूं, वो मालिक है। और जब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक उन्होंने लगाया, एक लगाया तो मेरी बॉडी झटका खाया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई लाइफ उसमें नहीं आई। इधर से मैंने बस पूरा जोर, अल्लाह मुझे उठना है, मुझे वापस जाना है, मुझे जाने दें, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दें, मेरा बच्चा नहीं रह सकता। अब जब दूसरा झटका लगाया ना, जैसे मुझे कोई ऊपर खींच रहा था ना, एकदम किसी ने छोड़ दिया और मैं तेजी से वापस अपनी बॉडी में, और दूसरा झटका भी वो लगा के, दैट वाज उनकी लास्ट ट्राई थी। मैं मतलब वो एक ही मेरे अब्बू की रिक्वेस्ट पे उन्होंने किया, मेडिकली मैं डेथ थी और मेरा हार्ट बंद था, सारा सिस्टम क्लोज डाउन था। एकदम से जब मैं कलमा पढ़ती उठ के बैठ गई ना, तो डॉक्टर भी डर गया, घबरा गया, वो हैरान कि ये किस तरह वापस आई। बैठ गई, मैं बिल्कुल उठ के ऐसे बैठ गई उठ के। अच्छा। मुझे अच्छे से एक मोमेंट याद है कि मैं कलमा पढ़ते हुए बकायदा, और मैं उठकर बैठ गई तो डॉक्टर बकायदा जैसे एक शॉक से पीछे डर के नहीं हटता, इस तरह हटा कि शायद उसका मेडिकल कैरियर में इस तरह की रिटर्न नहीं था किसी का। बड़ा खैर बोले कि मतलब पेशेंट आंख खोलता है या सिर्फ वो देखता है, लेकिन एकदम से यूं उठ के कलमा पढ़ते हुए बैठ जाना। और मैं वो भी मैंने सबको बताया कि आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, कौन सा। उन्होंने कहा कि ये देखें आपके सारे चीजें खत्म थी। लेकिन डॉक्टर भी बहुत हैरान भी हुआ और मेरे घर वाले। लेकिन वही बात है कि वो जंग मैंने, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। उसके बाद मुझे आइडिया हो गया कि ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान बड़ी थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन। और अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह जिसे चाहे मोहलत दे। नहीं भी कई माएँ चली जाती हैं, कई बच्चे चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मसलहत, यहाँ उसने वो मुझे मंजरनामा दिखाना था, मेरे अंदर कोई एहसास पैदा करना था, मुझे लोगों के लिए सोचने का मौका देना था, जो मोहलत दी 2 बार, एक बार भी नहीं 2 बार। और मजे की बात यह है कि मैं जब भी बीमार होती हूँ, कोई भी तकलीफ होती है, कोविड हो, डेंगू हो, कुछ भी हुआ है मुझे, तो वो इतनी एक्सट्रीम पे गया है कि मैं एंड को टच करके आती हूँ। ऑलवेज इट्स लाइक दैट, मतलब बिल्कुल एंड में जाती हूँ। और फिर इस बार मुझे भी निमोनिया हुआ। ये आपने बताया भी था ना, आप पे कुछ असरात भी थे और चीजें नहीं, वो नजर भी आती थी, वो तो नजर आती है मुझे। वो तो ये मेरे साथ बचपन से था, अभी भी। हाँ, वो तो इट्स पार्ट ऑफ मी नाउ। मतलब कहीं पे भी जाके आप बैठते हैं, जैसे अभी आप स्टूडियो में आए, आपको चीजें महसूस होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पीछे अपने बारे में जानना चाहता हूं। ऐसा कुछ होता है आपके साथ कि कुछ आप महसूस कर सकें, एनर्जीज? बिल्कुल होता है। और मुझे ये अल्लाह ताला ने हिडन आई जो है, वैसे मेरी दादी के पास था ये चीज, दादी से भी ट्रांसफर हुआ। फिर जो ये 2 एक्सपीरियंस, लाइफ आफ्टर डेथ के बॉडी से रूह का निकलना और आना जाना, सॉरी, इससे भी कहते हैं कि इंटरनल आई बहुत ओपन हो जाती है। अल्लाह ताला की वो कुछ चीजें आप अबूर करके आते हैं। तो मेरा तो यही मसला होता है, जहां जाती हूँ वो चीजें भी मतवज्जा हो जाती हैं और मैं उनकी तरफ मतवज्जा हो जाती हूँ। तो वो क्या कहते हैं, कभी कोई बच्ची खड़ी नजर आ रही है, कभी कोई खातून परेशान है, कभी कोई किसी शक्ल में भी। या वो इंसानी शक्ल में होते हैं या खौफनाक शक्ल में? डिफरेंट इंसानी शक्ल में भी होते हैं। और मैंने उनकी काफी खौफनाक शक्लें भी देखी हैं। ये उन पे डिपेंड करता है वो आपको किस सूरत में, किस अंदाज में नजर आना चाहते हैं। सही। वो आपको डराना का मकसद है, आपको मतवज्जा करने का मकसद है, आपको एक तो होता है खौफ, वो डराने के लिए आते हैं। वो इस तरीके से आपको करते हैं कि आप खौफजदा होके या वो जगह खाली कर दें या छोड़ दें या घबरा जाएं। क्योंकि जन्नात में भी ना अच्छे बुरे हर किस्म के होते हैं। ठीक है। शर पसंद भी होते हैं, शरारती भी होते हैं, इबादत गुजार भी हैं, मतलब जो किसी को तंग नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। बाज़ जगहों पे साल से रह रहे होते हैं, वहाँ लोग आके रहते हैं, वो उनको डिस्टर्बेंस का बायस नहीं बनते उनके लिए। लेकिन बाज़ुकात चलते चलते किसी घर में गुजर हो जाता है, तो फिर ऐसे मंजर उनको हालत गैर करते हैं कि घर वालों का रहना मुश्किल होता है। जिस तरह से आपने बताया ना कि ये उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस सूरत में मिलना चाह रहे हैं और उसके जरिए वो आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो आप कोई दूसरा आंख वाला ही समझ सकता है जिस तरह आप हैं। तो ये किस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कोई जज कर सकता है कि वो आपसे ये जगह खाली करवाना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ की
इस जगह को पाक साफ रखने का कहना चाह रहे हैं, ये किस तरह से गैस किया जा सकता है या समझा जा सकता है इसको? इसका ये होता है कि अगर किसी घर पे हैं जी, तो वो आम तौर पे जब आपको खौफजदा करने का मकसद होता है ना जी, फिर किसी को भी आंख वाला वो है या नहीं है, उसको आहट महसूस होना, नजर आना, चीजों का गायब होना और मूवमेंट चेंज होना, अपने साथ किसी को महसूस करना और किसी को वो शक्ल भी दिखा देते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं तो चलो हम तो देख सकते हैं ना, जो नहीं भी देख सकते जब चाहे वो आपको डराने के लिए नजर आ सकते हैं, आपको भी आ सकते हैं। तो वो घर वालों को परेशान करते हैं मुख्तलिफ सूरतों से, मुख्तलिफ तरीके से। जो शर पसंद होते हैं वो उनका मकसद होता है कि जी हमें आपकी मौजूदगी को पसंद नहीं है। अच्छा, जो पाकी सफाई का होता है वो ये है कि वो जगहों को आप घर को या उस चीज को पाक रखें जहाँ वो इबादत करते हैं। बिल्कुल ठीक है सादिया साहिबा, जब भी आप बात करती हैं तो मन नहीं करता आपको रोका जाए, लेकिन आपने इस असरात को टच किया है, इससे बचा कैसे जा सकता है और इसका हल क्या है, इस पर भी हम नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। नाज़रीन, ये था हमारा इस वीक का लास्ट प्रोग्राम। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।